दीज आर द 5 फील्ड जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट होंगी और जो सीए इन फील्ड्स में डीपली स्किल बन जाएंगे दे वोंट जस्ट सर्वाइव द एआई शिफ्ट, दे विल लीड इट एंड ओन द मार्केट। बट पहले एक सच्चाई, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई और मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, एआई इज ऑलरेडी रिप्लेसिंग अ लॉट व्हाट सीएस कैन डू। रूटीन अकाउंटिंग, बेसिक कंप्लायंस, डेटा एंट्री, ये सब तेजी से ऑटोमेट हो रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर इफ एआई विल चेंज दिस प्रोफेशन, बल्कि ये है आप उस चेंज के किस साइड पे खड़े होंगे। और यहाँ सिर्फ दो रास्ते हैं, इधर यू ट्रीट एआई एज अ थ्रेट और शिकायत करते रहो कि सीए की वैल्यू खत्म हो रही है, या फिर मूव इनटू द फील्ड्स दैट स्टे रेलेवेंट और ग्रो इवन इन अ वर्ल्ड वेयर एआई एग्जिस्ट। बिकॉज द ट्रूथ इज सिंपल, एआई नंबर्स क्रंच कर सकता है बट इट कांट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट, स्ट्रैटेजी और ट्रस्ट। और यही 5 फील्ड एग्जैक्टली उसी फाउंडेशन पे खड़ी है। तो चलो 5 फ्यूचर प्रूफ फील्ड्स शुरू करते हैं। फील्ड नंबर 1, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। अगर कोई फील्ड जेन्युइनली एआई प्रूफ है तो इट्स दिस वन। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मैचिंग नंबर्स, यू हैव टू फाइंड द स्टोरी बिहाइंड द ट्रांजैक्शंस, डिटेक्ट करना फ्रॉड को, कलेक्ट करना एविडेंस को एंड देन प्रेजेंटिंग दैट एविडेंस इन कोर्ट। ये सब काम जजमेंट मांगता है जो एआई अभी नहीं कर सकता। और डिमांड कहां से आ रही है? व्हाइट कॉलर क्राइम, साइबर फ्रॉड, डिजिटल पेमेंट स्कैम्स, ये सब एक्सप्लोडिंग है अभी इंडिया में। इसी वजह से आरबीआई ने बैंक के लिए भी एआई बेस्ड फ्रॉड एनालिटिक्स और 24 आवर्स फ्रॉड रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दी है। और सेबी, एसएफआईओ ऑर्डर से फॉरेंसिक असाइनमेंट कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। मतलब डिमांड सिर्फ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं। तो इसके लिए चाहिए क्या? सिर्फ अकाउंटिंग नॉलेज यहाँ काफी नहीं है, यू नीड डेटा एनालिटिक्स स्किल्स, इन इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट, a basic understanding of digital forensics and most important the ability to present your findings clearly in the courtroom। अब बात करते हैं यहाँ कॉम्पनसेशन की। एक फ्रेशर जो होता है ना वो 8 लाख के आसपास यहाँ स्टार्ट करता है, एक्सपीरियंस होने के बाद 20 टू 40 लाख चले जाता है और सीनियर लेवल पे तो अप टू 1 करोड़ तक का पैकेज हो जाता है। तो अगर ये फील्ड आपको इंटरेस्ट कर रहा है तो रोड मैप क्या होना चाहिए? तो भैया नंबर 1, आर्टिकलशिप के दौरान फॉरेंसिक या इन्वेस्टिगेशन फोकस फर्म को चूज करना है या फिर बिग 4 के फॉरेंसिक वर्टिकल में रोटेशन मांगना है। नंबर 2, सीए के साथ साथ आपको एफएएफडी का प्रोग्राम भी करना चाहिए। आईसीआई का प्रोग्राम है भैया ये, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। नंबर 3, check your eligibility for CFE, certified fraud examiner, and make that your post qualification target। नंबर 4, जैसे आप क्वालिफाई करो ना, अप्लाई टू फॉरेंसिक फॉर्म एट द एंट्री लेवल। अब आते हैं फील्ड नंबर 2 पे, वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और इस फील्ड में अर्निंग पोटेंशियल इज ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है, आईपीओ लॉन्च करती है या फंडिंग रेज करती है, एक ही क्वेश्चन उठता है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? और ऑनेस्टली दिस जॉब नो वन डज इट बेटर देन अ सीए। फाइनेंशियल मॉडलिंग, डीसीए वैल्यूएशन, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट, यही एक सीए की ट्रेनिंग होती है। That's exactly why banks prefer CAs for valuation roles. India's M&A activity, IPO pipeline और private equity inflows सब सर्च कर रहे हैं, स्पेशली टेक में, हेल्थ केयर में और रिन्यूएबल एनर्जी में। और स्टार्टअप की नंबर भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, जिन्हें हर फंडिंग राउंड में वैल्यूएशन चाहिए होती है। मतलब डील्स इंक्रीज हो रही हैं और हर डील के पीछे एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट चाहिए होता है। स्किल्स क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मॉडलिंग आना, डीसीएफ और वैल्यूएशन टेक्निक्स आना, बैलेंस शीट एनालिसिस और हाई प्रेशर डील एनवायरनमेंट में काम करने की कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ टर्न अराउंड टाइम मेरे प्यारे लाडलों बहुत टाइट होता है। इंडस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग एनालिस्ट लेवल पे 12 टू 25 लाख मिल जाते हैं, एसोसिएट लेवल पे 30 टू 60 लाख, स्पेशली ग्लोबल बैंक्स में। वीपी लेवल पे 40 टू 70 लाख और डायरेक्टर या एमडी लेवल पे ना अप टू 3 करोड़ तक भी पैकेज चले जाता है। इनफैक्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट बैंकर सैलरी जो इंडिया में है वो अराउंड 31 लाख है, और ये तो सिर्फ एवरेज है। यस, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी बन सकते हो आप। मतलब अंडर द कंपनीज एक्ट थ्रू आईबीबीआई एक सीए ऑफिशियली रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। ये एक लीगली प्रोटेक्टेड टाइटल है और ऑलमोस्ट हर एमएनए और इंसॉल्वेंसी केस में इसका रिक्वायरमेंट होती है। तो अब आते हैं स्टूडेंट के रोड मैप पे कि इस फील्ड में एंट्री कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आर्टिकलशिप चूज करते वक्त ऑनेस्टली बिग 4 में वैल्यूएशन या एमएनए टीम मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ये टीम बहुत ही छोटी होती है यार, सीट्स भी लिमिटेड होती है और कंपटीशन सुपर्ब होता है इसमें। तो बिग 4 के पीछे मत भागना, उसकी जगह बुटीक वैल्यूएशन या एमएनए एडवाइजरी फर्म एक्सप्लोर कर लेना। काफी बुटीक फर्म आजकल स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर रही है और वहां एक्सपोजर और हैंड्स ऑन लर्निंग बिग 4 से कहीं ज्यादा मिलता है। स्टेज पे तुम्हारा गोल ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जितना हो सके उतना रियल काम सीखो। एंड यस, नंबर 2, एक्सेल में फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है। मतलब कंपनी के नंबर से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर इंटरव्यू में यही टेस्ट होगा आपका। नंबर 3, अगर टाइम मिले ना तो सीएफए लेवल 1 जैसा कोर्स पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हो। ये वैल्यूएशन और फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग देता है और रिक्रूटर्स को इंप्रेस भी करता है। नंबर 4,
सीए कंप्लीट होने के तुरंत बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वैल्यूएशन फर्म्स या बिग फोर की डील स्कीम में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, चाहे कैंपस प्लेसमेंट से हो या डायरेक्ट एप्लीकेशन से। बट यस, एक इंपॉर्टेंट कैच, यहाँ 80 टू 100 आवर्स वीक्स होते हैं ड्यूरिंग लाइव डील्स, बट अगर आप वो ग्राइंड कर सकते हो देन दिस फील्ड इज फॉर यू। फील्ड नंबर 3, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। और ये जो फील्ड है अभी सबसे ज्यादा हीट पकड़ रही है, बट ये सर्विसेज सबसे पहले चाहिए किसको? मल्टीनेशनल कंपनी को चाहिए, इंडियन कंपनीज को चाहिए जो आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रही हैं, या फॉरेन कंपनीज को चाहिए जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, एनआरआईज को चाहिए, और जो भी बिजनेसेस हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगे हुए हैं, उन सबको ये इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग वाली सर्विसेज चाहिए होती हैं। आगे बढ़ने से पहले तीन टर्म्स को समझते हैं। एक होता है डीटीएए, नंबर 2 होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड नंबर 3 है बीईपीएस। तो सबसे पहले डीटी। डीटीए एक अग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज टू इंश्योर कि भैया एक ही इनकम को दो बार टैक्स नहीं किया जाए। लेट्स से एक इंडियन है जो दुबई में जाके अर्न कर रहा है, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये डिसाइड करेगा कि कौन सी कंट्री में कितना टैक्स टेबल होगा। अब आते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग पे। ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, मान लो दो कंपनीज है, सेम ग्रुप की हैं बट डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड है, और इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो हमेशा फेयर प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। अब आते हैं बीईपीएस पे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये स्ट्रैटेजी यूज करती हैं कि वो शिफ्ट करती हैं अपना प्रॉफिट्स ऐसे कंट्रीज में जहां पे टैक्स क्या हो, कम हो, एंड उनकी टैक्स लायबिलिटी इस वजह से रिड्यूस हो जाए। अब ये टॉपिक्स ना इतने टेक्निकल हैं कि बहुत कम सीए होते हैं जो इनको प्रॉपर्ली समझ पाते हैं, और यही आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज बन के आता है। अब आपको स्किल्स क्या चाहिए भैया, ट्रांसफर प्राइसिंग की रेगुलेशन की ना डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और बीईपीएस का नॉलेज चाहिए अच्छा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन समझ में आने चाहिए आपको, और कॉम्प्लेक्स चीजों को ना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की एबिलिटी चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये स्किल ना पोर्टेबल है, मतलब पूरी दुनिया में ट्रांसफर प्राइसिंग के जो रूल्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो ओईसीडी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल टैक्स रूल्स बनाती है, उसने सेट किए हैं। और ये गाइडलाइंस 140 प्लस कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब अगर तुमने ये काम इंडिया में सीख लिया ना तो वही नॉलेज लेकर लंदन, दुबई, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में भी इजीली स्विच कर सकते हो। कोई नया एग्जाम या सर्टिफिकेशन दोबारा देना पड़ेगा ही नहीं। तो अब आते हैं हम कमाएंगे कितना। तो भैया बुटीक या स्मॉलर टैक्स फर्म जो होती है ना उसमें फ्रेशर को 8 लाख के आसपास स्टार्ट मिल जाता है। कम स्टार्ट है बट यहाँ पे हैंड्स ऑन काम ना जल्दी मिल जाता है। वही इंडिया के बिग फोर में अगर आप जाओगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग मैनेजर अप टू 30 लाख के आसपास अर्न करता है। बट अगर वही बेस आपने लंदन में शिफ्ट कर लिया तो 90,000 पाउंड अर्न करने लग जाओगे, मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स जंप मिल गया आपको। और अगर आप दुबई चले गए तो वहां इसका लगभग 2,80,000 द्रम के आसपास आपको मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट दुबई का क्या है, वहां पे टैक्स जीरो है, तो जो भी कमाओगे ना वो तुम्हारा है। अब आते हैं स्टूडेंट रोड मैप पे कि भैया एंटर कैसे करें इस फील्ड में। तो आर्टिकलशिप ना ऐसे ही चूज करो जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स का एक्सपोजर हो, करेंसी कन्वर्जन हो, रेमिटेंसेस, क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस, इस तरह का काम हो। इंटरव्यू में यही एक्सपीरियंस काउंट होता है, टीम का नाम नहीं। उसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन समझना सीखो। कंपनीज अपने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे रखती है, ये एंट्री लेवल का सबसे कॉमन काम है। इसके बाद डीटीएए और बीईपीएस के बेसिक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। जितना जल्दी कंफर्टेबल बनोगे ना उतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा इंटरव्यू में दिखेगा। एंड यस, आईसीएआई का क्वालिफिकेशन के बाद डीआईआईटी कर सकते हो, रिज्यूमे में अलग से स्टैंड आउट करता है। सीए कंप्लीट होते ही इंटरनेशनल टैक्स डिवीजन में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। एंड यस, बिग फोर का वेट मत करना भाई, जीटी, वीडियो, इनमें एंट्री थोड़ी इजियर मिल जाती है। ये फील्ड किस स्टूडेंट के लिए है भैया, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना ना जिस बच्चे को बोरिंग नहीं लगता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, जिस बच्चे को ग्लोबल कंपनीज और क्रॉस बॉर्डर काम करने में ना बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो। एंड यस, बिकॉज ग्लोबल वर्क है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, जिसका डिटेल ओरिएंटेड काम करना ना उसको मजा आता हो, फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होने का कोई लॉन्ग टर्म प्लान हो, और रिसर्च और एनालिसिस करना तो पसंद आना ही चाहिए। अब आते हैं फील्ड नंबर 4, मैनेजमेंट कंसल्टिंग पे। और ये सबसे प्रेस्टिजियस फील्ड है जो एक सीए चूज कर सकता है। सोचो ना, कंसल्टिंग में तुम किसी कंपनी के अंदर नहीं बैठ रहे हो, तुम बड़े बिजनेसेस के लिए उनके सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे मार्केट में कैसे एंटर करें, किस कंपनी को अक्वायर करें, कॉस्ट कैसे कम करें, बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। और ये एडवाइस तुम सीधे सीईओ और टॉप लीडरशिप को देते हो। मतलब सीए कंप्लीट होने के बाद तुम उनके साथ एक ही टेबल पर बैठने लग जाते हो। अब आपको स्किल्स क्या चाहिए, नंबर्स को डीपली एनालाइज करने की एबिलिटी, फाइनेंशियल लॉजिक को रियल बिजनेस प्रॉब्लम पे अप्लाई करना, कॉम्प्लेक्स डेटा से एक पैटर्न निकालना और क्लियरली और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना, स्पेशली सीनियर लीडरशिप के साथ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या, सीए की यहाँ डिमांड इसलिए है क्योंकि कंसल्टिंग एक चीज पे चलती है, एनालिटिकल फायर पावर।
और ये एग्जैक्टली वही स्किल है जो सीए ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा बिल्ड होती है। अब हम कमाएंगे कितना? यार बुटीक या मिड साइज कंसल्टिंग फर्म में फ्रेशर लगभग 10 लाख के आसपास स्टार्ट करता है। ऑब्वियसली बिग फोर या एमबीबी जितना तो नहीं है, बट लेकिन यहाँ पे प्रमोशंस फास्ट होते हैं और एक्सपोजर जल्दी मिल जाता है। अगर हमने बिग फोर में एज अ कंसल्टिंग फ्रेशर ज्वाइन किया तो 10 टू 16 लाख के आसपास हमें मिलता है, ऑडिट रोल से लगभग 20 टू 30% ज्यादा। और अगर एमबीबी में चले जाएं तो बीसीजी का मीडियन पैकेज 35 लाख है और मैकेंजी का मीडियन टोटल कॉम्पनसेशन अराउंड कितना है 60 लाख। और हम जैसे जैसे सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे, एंगेजमेंट मैनेजर, पार्टनर, तो लगभग हमारा पैकेज 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। एक और चीज ना समझना बहुत जरूरी है, कंसल्टिंग में प्रमोशन हर 2-3 साल में होते हैं और हर प्रमोशन पे सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ये इंडस्ट्री अप और आउट पे चलती है, मतलब या तो फास्ट ग्रो करो या एग्जिट करो। इसलिए कंसल्टिंग से लोग सीधे प्राइवेट इक्विटी, स्टार्टअप की लीडरशिप या टॉप रोल्स में चले आते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट रोड मैप पे, एंट्री कैसे करें? तो ऑनेस्ट बात, एमबीबी में डायरेक्टली सीए की एंट्री थोड़ी रेयर है, वहां एमबीए ग्रेजुएट्स ही जाते हैं। तो रियलिस्टिकली टारगेट आपका बिग फोर की एडवाइजरी या स्ट्रैटेजी वाली टीम होनी चाहिए, ना कि सीधा एमबीबी। क्वालिफाई होने के बाद बिग फोर के एडवाइजरी या कंसल्टिंग डिवीजन में अप्लाई करो। डेलॉइट कंसल्टिंग के लिए स्पेशली जानी जाती है। 3 से 5 साल बिग फोर में एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर एमबीबी का गोल है तो एक ऑप्शन ये है कि टॉप इंस्टीट्यूशन से एमबीए करो, क्योंकि एमबीबी में लेटरल एंट्री भी मोस्टली एमबीए बैकग्राउंड वालों को ही मिलती है। बट अगर एमबीए ना करना हो तो दूसरा रियलिस्टिक बात क्या है, बिग फोर एडवाइजरी में ग्रो करते रहो और सीनियर लेवल पे बुटीक स्ट्रेटेजी फर्म एक्सप्लोर करो, जहां बिना एमबीए के भी एंट्री पॉसिबल हो जाती है। फील्ड नंबर 5, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, एफपीएनए एंड द। ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो एक दिन सीएफओ बनना चाहते हैं या लीडरशिप की तरफ जाना चाहते हैं। सोचो ना, तुम एक क्रिकेट टीम के साथ हो, कुछ लोग मैच खत्म होने के बाद सिर्फ स्कोर लिखते हैं, कितने रन बने, कितने विकेट गए, मतलब ये ऑडिट जैसा काम है। लेकिन इस फील्ड में तुम वो इंसान हो जो कोच के साथ बैठ के सोचता है कि अगला मैच कैसे जीतेंगे, कितने रन बनाने होंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी चलेगी। तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में नहीं। इसी तरह यहां तुम कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अगले साल कितना पैसा बनेगा, कैसे बिजनेस ग्रो करेगा, और ये सब तुम सीधा कंपनी के बड़े बॉसेस जैसे सीईओ के साथ बैठ के डिसाइड करते हो। मतलब तुम सिर्फ नंबर्स लिखने वाले नहीं हो, तुम कंपनी का फ्यूचर प्लान करने वाले हो। और यही काम करते करते लोग एक दिन सीएफओ कंपनी का सबसे बड़ा फाइनेंस बॉस बन जाते हैं। अपने को स्किल्स क्या चाहिए? फोरकास्टिंग और बजटिंग की अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस नंबर से फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करना, बिजनेस हेड और लीडरशिप के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना, बिग पिक्चर स्ट्रैटेजी को समझने की एबिलिटी, ना सिर्फ नंबर्स की। डिमांड कहां से आ रही है? इंडिया अब दुनिया का जीसीसी कैपिटल बन चुका है। जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जब अमेजॉन, गूगल, शेल, यूनिलीवर जैसी कंपनीज अपना फाइनेंस ऑपरेशन इंडिया से चलाती हैं, आज इंडिया में 1500 से ज्यादा जीसीसीज हैं और अपना एफपीएनए इनका नंबर 1 हायरिंग फंक्शन है। मतलब डिमांड इतनी है कि सप्लाई कम पड़ रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये फील्ड फ्रेशर के लिए परफेक्टली ओपन है। एक सीए फ्रेशर डायरेक्टली एफपीएनए में एंटर कर सकता है और ये जो ग्लोबल कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज से 25 टू 40% पेमेंट भी ज्यादा देती है। यहाँ पे प्रमोशन भी फास्ट होते हैं। यहाँ पे आप कमाओगे कितना? भाई एंट्री लेवल पे 8 टू 14 लाख आराम से मिल जाता है। टॉप जीसीसीज या एमएनसीज में 12 टू 20 लाख तक पैकेज चले आता है। सीनियर फाइनेंस लीडर जो होते हैं 65 लाख से 1.2 सीआर तक का पैकेज होता है और इसका कोई एंड ही नहीं है। सीएफओस का जो पैकेज होता है वो तो करोड़ में चले आता है। चलो अब देखते हैं ये जर्नी दिखती कैसी है, मतलब एक सीए फ्रेशर यहां से शुरू करके सीएफओ तक पहुंचता कैसे। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं एफपीएनए एनालिस्ट बनते हैं, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ तुम डेटा कलेक्ट करते हो, बेसिक मॉडल्स बनाते हो, बजटिंग में सपोर्ट करते हो। 8 टू 14 लाख का स्टार्टिंग पैकेज रहता है। उसके बाद आप जाते हो सीनियर एनालिस्ट या एफपीएनए मैनेजर। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब तुम अपने आप को एक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट लाइन को हैंडल करते हुए देखते हो और डायरेक्टली सीनियर लीडरशिप को प्रेजेंट करते हो। उसके बाद आप बनते हो डायरेक्टर या हेड ऑफ एफपीएनए। यहाँ तुम पूरी कंपनी की प्लानिंग लीड करते हो, तुम्हारा बॉस सीधा सीएफओ होता है और तुम बोर्ड लेवल डिसीजन में भी इन्वॉल्व रहते हो। उसके बाद आती है फाइनल स्टेज, जहां पे आप सीएफओ बनते हो। तुम अब कंपनी की पूरी फाइनेंस स्ट्रैटेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कैपिटल एलोकेशन, रिस्क, इन्वेस्टर रिलेशन, सब कुछ। तो ये थी वो 5 फील्ड, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वैल्यूएशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और स्ट्रैटेजिक फाइनेंस विद द सीएफओ ट्रैक। बट अब जब आपको ये पता है, एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर भी सुन लो यार। ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, करोड़ प्लस पैकेजेस, एमबीबी फॉर्म, सीएफओ की कुर्सी, लेकिन एक रियलिटी है जो कोई नहीं बताता। इंस्टेंट ग्रोथ इज अ मिथ। किसी भी फील्ड में आपको कम से कम 7 टू 8 इयर्स डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करने होंगे बिफोर रीचिंग दैट टॉप लेयर। जो नंबर्स में दिखाए वो डेस्टिनेशन है भैया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और ये जॉब्स डिमांडिंग होती है, लॉन्ग आवर्स, प्रेशर्स, डेडलाइंस। सिर्फ फील्ड रास्ता है, उस पे चलना आपको है। बट यही असली बात है, 99% लोग ना 7 से 8 साल सुन के बच्चों वहीं रुक जाते हैं और जो 1% वो टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं ना, वही उन नंबर्स तक पहुंचते हैं। चॉइस आपकी है।